Good morning, my students. Welcome to my class, Mom Narwal Resume. And today I will discuss your next volume, narration, other changes. आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अदर चेंजेस में कल तक जो मैंने आपको बताया था कि दिस यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो कैसे बदलते हैं, एडजेक्टिव के स्थान पे आते हैं तो कैसे बदलते हैं। आज मैं आपको इसके नेक्स्ट नोट के बारे में बताऊंगा कि इसके अलावे जो और रूल्स बचे हैं वो कैसे कन्वर्ट, वो कैसे बदलते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आज मैं आपको बताता हूं डियर इंट्रोडक्टरी से। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच देयर से आरंभ हो तो उसे हम कैसे बदलते हैं। तो प्रायः देयर यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे हम डोज में बदलते हैं। कहीं कहीं विशेष परिस्थिति में सब्जेक्ट रहने पे देयर को दे में और ऑब्जेक्ट रहने पे दे में बदला जाता है। वो डिपेंड करता है कि बाकी का पोजीशन। अब सवाल उठता है कि देयर का प्रयोग कहां करते हैं। तो देयर का मतलब दो तरह से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक देयर आपका इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, जिस सब्जेक्ट का कोई माँ बाप नहीं हो उसके लिए हम देयर लाते हैं। जैसे पेड़ पर एक बंदर, तो क्या बनाएंगे इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो बनाते हैं देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री। ओके, एक देयर का मतलब होता है वहां, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो एक देयर आपका इंट्रोडक्टरी है जो सब्जेक्ट के रूप में आकर करके वो इंट्रोडक्शन करता है, बताता है कि वो मेरे क्या है। ओके, और एक देयर का मतलब वहां। तो आज हम बात करेंगे अगले नोट में देयर इंट्रोडक्टरी वाले। तो इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं रूल को लिख देता हूं। नोट है देयर इंट्रोडक्टरी वाले डायरेक्ट स्पीच देयर इंट्रोडक्टरी वाले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए ये डोज में देयर को किसमें बदलेंगे, हम डोज में बदलेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे, सीता said to me, comma inverted comma start, there are my books। इंट्रोडक्टरी है सर। इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे सीता, सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, मीन्स ट्रांजिटिव है, असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। सीता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदला, डैट हो गया। अब आ गया देयर, इसको क्या करेंगे, तो देयर को हम डोज में बदलते, तो आपका हो गया डोज। और अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ टेंस द चेंज आर इनटू वेयर बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ये आर आपका प्रेजेंट में और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, इसलिए आर को हम वेयर में बदलेंगे। तो दोज वेयर माई, देखिए पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार आई का माई होता है, आई का पॉजेसिव माई है, आई फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सीता है, तो इसके अनुसार सीता के लिए पॉजेसिव केस हर आएगा। तो दोज वेयर हर बुक्स।
इस प्रकार से आपने देयर वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। अगला नोट है अगला नोट है आपका, विशेष परिस्थिति में देयर यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो इसे सब्जेक्ट के रूप में दे लिखते हैं, तथा ऑब्जेक्ट के रूप में देर में बदला जाए। तो देर वाले बिल्कुल आपका क्लियर होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला रूल है आपका, जैसे अदर चेंजेस में मैंने आपको बताया कि दिस को डैट में बदला है, और दिस को किस प्रकार सब्जेक्ट रहने पे, ऑब्जेक्ट रहने पे और एडजेक्टिव रहने पे कैसे कैसे इसको हम चेंज करते हैं, वो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था। आज मैं दिस से संबंधित एक और नोट बताता हूं कि यदि वस्तु वक्ता के नजदीक हो, तो आपको पता है कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दैट। दिस डिनोट्स नियर बाई एंड दे डिनोट्स आउटर, डिस्टेंस, फार। दिस नजदीक का बोध कराता है और दैट दूरी का बोध कराता है, ये आपको पता है। तो यदि व्यक्ति या वस्तु वक्ता के नजदीक अगर रहे और डायरेक्ट स्पीच में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में अदर चेंजेस के अनुसार जो दिस डैट में बदलता है उसको हम इग्नोर करते हुए हम दिस को दिस में ही रहने देंगे। बशर्ते की कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि वस्तु या व्यक्ति वक्ता के ठीक सामने। इस रूल को लिखते हैं, यदि व्यक्ति या वस्तु वक्ता के सामने हो तो ऐसी स्थिति में दिस को डैट में ना बदलकर उसे दिस में ही बदल। क्लियर हो गया आपको? अब एग्जाम्पल के आधार पे लिख सकते हैं, माई फादर सेड टू मी दिस इज माई पेन। पिताजी बोल रहे हैं कि यह मेरा कलम है। जाहिर है कि वो कलम से उनका डिस्टेंस नियर बाई का है, अर्थात नजदीकी का बोध करा रहा है। तो उस स्थिति में हम दिस को डैट में नहीं बदलेंगे बल्कि दिस में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखते इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, माई फादर सेड टू मी, देखिए ट्रांजिटिव फॉर्म में है इसलिए टोन लगाना पड़ रहा है। टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल देंगे। अब ये जो दिस है
वो डैट में नहीं बदलेगा, क्योंकि नियर बाई का बोध करा रहा है, इसलिए दिस ही लिखेंगे। और इज चेंज ऑफ टेंस के अनुसार सेट लगा हुआ है, इसलिए इसको दिस वाज हो गया। अब माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में माई फादर है, फादर के लिए ही आएगा और ही का पॉजेसिव हिज, दिस वाज हिज। इस प्रकार से आपने दिस वाले रूल को भी सीख लिया जो नियर बाई का बोलता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। अब अदर चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि वेल नाउ कैसे बदलते हैं, नाउ देन में बदलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि डायरेक्ट स्पीच में इसका कोई मीनिंग्स नहीं होता, उसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है नाउ को देन में बदलने। तो जब अनावश्यक लगे डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हटा दिया जाए। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जब डायरेक्ट नरेशन में किया जाता है तो कहीं कहीं पे, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे वे निरर्थक होते हैं, तो वैसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा देते और उसके फेरा में नहीं पड़ते, नहीं तो उसके फेरे में पढ़ करके हम इनडायरेक्ट नरेशन को गड़बड़ कर देते। तो आइए उसके भी रूल्स को देखते हैं और उसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में वेल सो, है ना, वेल सो, ओके, ऑलराइट, नाउ, जैसे शब्द आते हैं। यदि वे डायरेक्ट स्पीच में निरर्थक लगे तो उसे इनडायरेक्ट में हटा ही देते। कंडीशन क्या है सर जी? कंडीशन है कि वो निरर्थक रहे, अर्थ निकलेगा तो उसको बदलना पड़ेगा। सो रहेगा, जैसे 10 सौ में बदल गया आपका, लेकिन कभी कभी निरर्थक लगते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं लगता है, अनवांटेड होते हैं, तो उसे हम हटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, so you have come today to enjoy the party, कैसे बनाएंगे इसे? देखिए यहाँ पे जो सो जो है वह कही सो यू हैव कम टुडे टू एंजॉय द, इसलिए तुम आज के इस पार्टी में आनंद लेने के, इस वाक्य में सो का कहीं आवश्यकता नहीं है, निरर्थक लग रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, इसको हटा ही दें। तो इसका बना लेंगे सी से दैट, सो को बिल्कुल हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज ये निरर्थक शब्द है। यूज फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? कुछ नहीं,
तो ऑब्जेक्ट जब कुछ नहीं रहे तो बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा कि मी मानते हुए आई लिख देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट कुछ ना हो और बदलना हो ऑब्जेक्ट में तो उसके लिए उसका सब्जेक्ट देखिए। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही सी इट दे होंगे तो उसका ऑब्जेक्ट मी मानते हुए आप आई लिखेंगे, और अगर उसका सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट आप थर्ड पर्सन में मानेंगे और वहां पे आप ही का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए यू है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, क्या माना जाए, इसके लिए हम सी सब्जेक्ट पे गौर करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पे आपका सी है तो सी के लिए क्या आएगा, सी ही आएगा, जिसको हम लिखेंगे सी के लिए इसको हर मानेंगे, है ना। तो सी चूंकि डैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं इसलिए हर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, सी, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करें। सी हो गया। अब सेड है भाई, तो हैड को क्या बदलना होगा, हैड। सी हैड कम टुडे चेंज इनटू दैट डे टू एंजॉय इस प्रकार से आपका ये, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल रहे आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपका रहे, he said to me, example 2 है, he said to me, comma inverted comma star, now I shall talk to you। अब देखिए इस वाक्य की जब गहराई से जब आप इसके अर्थ पे जाओगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे नाउ जो है अब जिसका अर्थ होता है वो निरर्थक सा लगता है, तो इसको भी बनाते समय क्या करेंगे, हटा रिमूव कर देंगे। उसी प्रकार बनाएंगे, he told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाएगा, नाउ देन में बदलता है, लेकिन इस वाक्य में ये निरर्थक लग रहा है इसलिए इसको हटा देंगे। I 5% चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो ही लिख देंगे, ही के साथ विल लगता है ना, और विल का पास्ट सेड है तो विल को हम वुड बदल देंगे, ही वुड टॉक टू मी। यू सेकेंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मी है, लाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसलिए यहाँ पे हमने मी लिखा। तो इस प्रकार आपने अदर चेंजेस में कुछ जो एक्सेप्शंस थे, कुछ जो एक्स्ट्रा नोट्स थे उसको आपने देखा। अब है हर सेंटेंस का, अकॉर्डिंग टू सेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अर्थ के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है असर्टिव, सेकेंड आता है इंटेरोगेटिव, तीसरा आता है इंपेरेटिव, चौथा आता है ऑप्टेटिव और पांचवा में आता है आपका एक्सक्लामेटिव। तो आज पहले सेंटेंस के प्रकार का हम नरेशन बनाना सीखते हैं। क्या नरेशन बनाना सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो इसमें टॉपिक हो गया आपका हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन into indirect narration of assertive sentence, वैसे वाक्य जो अफर्म और डिनाई का बोध करते हैं, हाँ या ना का बोध कराए उसे हम असर्टिव सेंटेंस। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए फर्स्ट
इसके लिए रूल्स हैं, जिस रूल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। इसका पहला स्टेप है स्टेप 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है से दिल से या सेट हो तो उसे निम्नवत बदलते, ठीक है। से रहेगा तो इनडायरेक्ट में भी से रहेगा, सेज रहेगा आपका तो इनडायरेक्ट में भी उसको सेज रहेगा। अगर सेज टू मी रहेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा अर्थात ट्रांजिटिव फॉर्म में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा तो उसको हम टेल्स में बदलेंगे। और अगर सेज के जगह पे से टू मी रहेगा तो इसको हम टेल मी में बदलेंगे, ठीक है। तो सेज अगर कहने का मेरा तात्पर्य हुआ, समझाने का तात्पर्य हुआ कि सेज ट्रांजिटिव फॉर्म में रहे अर्थात इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम टेल्स में, और से यदि ट्रांजिटिव फॉर्म में रहेगा अर्थात इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम टेल में बदलेंगे। वही फंड आपका सेट के साथ, सेट अगर इनट्रांजिटिव रहेगा मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना रहेगा तो सेट में ही बदलेंगे, और सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, मान ले जाए ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आपको ढूंढना। तो सबसे पहले जब हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम किया करें। कैसे काम किया करेंगे? सेट रहे तो उसको सेट में बदलेंगे, सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टोल्ड में बदलेंगे, सेज टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको टेल्स में बदलेंगे, से टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको हम टेल में बदलेंगे। पहला काम आपको ये करना। उसके बाद स्टेप 2 में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टेप 2 है इसका, जब हम असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा, वो इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदल दिया जाता है, डैट में बदल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है आपका चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा अदर चेंजेस का ध्यान रखते हुए हम लास्ट में फुल स्टॉप की सहायता से
वाक्य का अंत। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सर जी बस केवल डायरेक्ट नरेशन में हो, इनडायरेक्ट नरेशन में उसे हम बिल्कुल क्या करेंगे, हटा देंगे। ये चीज को आपको ध्यान रखनी है। हो गया, 3 स्टेप बता दिया। ये 3 स्टेप में ही आपका असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आप बना लो। अब एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे बना। पहला एग्जाम्पल है आपका, he said, comma inverted comma start, I am obliged to you, I am obliged to you for your help। जब भी नरेशन बनाएंगे सर जी सबसे पहले हम सेंटेंस को बारीक से देखेंगे कि वो सेंटेंस किस टाइप का। तो फुल स्टॉप वाक्य में लगा रहना बता रहा है कि वाक्य असर्टिव सेंटेंस। यही अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा तो आपको सेट को आस्क में बदलना पड़ेगा। यदि आपका इंपरेटिव वाला रहेगा तो आपको अकॉर्डिंग टू कमांड चलना पड़ेगा। कहीं ऑर्डर लगेगा, कहीं रिक्वेस्ट लगेगा, कहीं आपको फॉरवर्ड लगेगा। यही ऑप्टेटिव रहेगा तो आपको विश लगाना पड़ेगा। यही एक्सक्लामेशन रहेगा तो एक्सक्लामेशन विथ लगाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ सबसे पहले आप उसके चिन्ह को देख करके, उस बात की बनावट को देख करके यह पकड़ने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा सेंटेंस। तो इससे पता चल गया कि वो असर्टिव सेंटेंस। और मैंने पहला स्टेप में बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं। तो देखिए इसमें केवल सेड है, इंट्रांजिटिव में है, तो त्यों का त्यों रखते हैं। यही सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहता तो हम उसको टोल्ड में बदल देते। तो ही सेड है तो सेड रहने दिए, दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही हो गया, ही। उसके बाद सेड है ना, पास्ट टेंस है। तो देखिए हमने बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदला। कोई पूछेगा डैट में क्यों बदलेंगे, क्योंकि बात का असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और अदर चेंजेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपका आई चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट है, ही हो गया। उसके बाद चेंज ऑफ टेंस को फॉलो करेगा। तो एम है तो एम, ही के साथ एम ने लगता है, ही के साथ इज लगता है, लेकिन इसका हमको पास्ट रूप लिखना है क्योंकि सेड है तो ही वाज लिखना। ऑब्लाइज्ड हो गया, टू हो गया, यू देखिए वही चर्चा है। फर्स्ट पर्सन ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो इसके लिए सब्जेक्ट देखें तो ये थर्ड पर्सन है तो इसका कॉम्बिनेशन फर्स्ट पर्सन मी होता है तो आई मानेंगे। तो यहाँ पे टू आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आई मी में बदल जाएगा। फोर हो गया, और योर वही सेकंड पर्सन का ये पॉजिटिव है तो आई का पॉजिटिव माई होता है तो माई। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखे नीचे बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस। 2-3 एग्जांपल को और देख लीजिए, क्लियर हो जाइएगा बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल है, तब तक इसका आपस में सॉल्व करें। ओके, दूसरा एग्जांपल आपका है, he says comma inverted comma start, I am not interested in this world, full stop inverted। याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा सबसे लास्ट में लगता है, चिन्ह के बाद भी। अब बनाएंगे इसका, देखिए सेज है, सेज के बाद ट्रांजिटिव नहीं है इसलिए सेज में लिखना है। सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाद का असर्टिव है तो दैट हो जाएगा।
आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो ही लिखना पड़ेगा। अब सेज है, मैंने बताया था चेंज ऑफ टेंस का रूल में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थात आई के साथ एम है तो यहाँ पे ही के साथ इज होगा, वाज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है। और यही फ्यूचर में भी रहता तो नहीं बदलता। ये चीज को पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन, दिस बदल जाएगा टाइप, इन दैट, ये आपका क्लियर है। ठीक है, देख लिए किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में रहता है तो कैसे बदलते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल देखिए, 4-5 एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट है आपका, he says to me, comma inverted comma start, I shall help you। कैसे बनाएंगे? देखिए ही says to me, ये देखिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांजिटिव। जब भी वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे सेज के बाद क्या है? मी है, मतलब इसको बदलना होगा आपको ही टेल्स मी। मैंने बताया ही टेल्स, आई से टू मी रहता तो आई टेल लगाना पड़ता। तो ही टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, बाकी असर्टिव है इसलिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट तो ही हो गया। उसके बाद देखिए शैल है, इसको में नहीं बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट है, तो बस केवल ही के साथ शैल नहीं लगता है, ही के साथ ही विल हेल्प यू। देखिए सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है इसलिए मी। आई मत लिख दीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आई होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं। तो इस प्रकार आपने 3 एग्जाम्पल देखे। चौथे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी शैल प्ले फुटबॉल। इसे कैसे बनाएंगे? फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा। देखिए दे सेड टू मी, तो इसको बनाना पड़ेगा। देखिए सेड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर ट्रांजिटिव, तो इसको बनाएंगे दे टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में बदल जाएगा। मैंने बताया था ना कि सेड जब रहेंगे तो नहीं बदलेंगे जो कहते हो, लेकिन सेड जब ट्रांजिटिव फॉर्म में आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएंगे तो बदलना पड़ेगा। तो दे टोल्ड मी दैट हो गया। उसके बाद दैट इसके कारण हुआ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के कारण, और नहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट इसलिए बदला क्योंकि वाक्य असर्टिव है, ये कारण हुआ सर। और वी देखिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन सुनने वाले को, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू दे, दे भी आपका प्लूरल है तो ये आपका बदल जाएगा किसमें? और सेल है, सेल का गणित क्या है कि सेल है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो सेल का पास्ट शुड होता है, लेकिन अदर चेंजेस में शुड आपका वुड में बदलता है, इसलिए डायरेक्ट दे के साथ हम क्या लगा देंगे, अर्थात सेल अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रहे और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में रहे तो उस पर हम क्या करते हैं, वुड में बदल देते हैं। एक जगह सेल को हम सेल ही रहने देते हैं, या सेल को अगर पास्ट रूप में रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रहेगा तो एकमात्र जगह सेल को हम वुड में ना बदल के शुड में ही रहने देते हैं। अब वो खास स्थिति ये होता है कि उस वाक्य से सजेशन का बोध होता है। तो अगर किसी वाक्य से सजेशन का बोध होता है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रहता है तो उस स्थिति में शुड अगर रहेगा तो शुड में ही बदलेगा,
है ना, वुड में नहीं बदलेगा। शैल भी रहेगा तो उसे शुड में ही बदलेंगे, वुड में नहीं बदलेंगे। लेकिन जनरल अर्थ में शैल रहेगा और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे तो उसे वुड में बदलना ही होगा। तो बदल दिए, दे वुड प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार आपने आज सीखा कि किस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और इसके साथ ही मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है, कैसे उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं। बस आज की क्लास इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सूर्या के तरफ से आप सभी को थैंक्स एंड रिगार्ड्स।